कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मना रहे हैं विश्व अल्जाइमर दिवस और इस महत्वपूर्ण दिवस पर बातचीत के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर नितिन गर्ग, जो कि शहर के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर नितिन गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जैसे कि हमने श्रोताओं को बताया, आज विश्व अल्जाइमर डे है। हम जानना चाहेंगे कि अल्जाइमर से एक आम श्रोता क्या समझे। देखिए, अल्जाइमर्स एक बीमारी है जिसमें मरीज को भूलने की दिक्कत, मरीज को सोचने की दिक्कत या व्यवहार की दिक्कत आ सकती है। ये सबसे कॉमन कारण या सबसे कॉमन फॉर्म है डिमेंशिया का। जी, अब हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि डिमेंशिया और अल्जाइमर में क्या अंतर है, किस तरह से विभेद करें इन दोनों के बीच। देखिए, अल्जाइमर सबसे कॉमन प्रकार है एक डिमेंशिया का। जी। तो डिमेंशिया के अंदर ही अल्जाइमर्स आता है। अच्छा। इसको ऐसे माने कि कोई भी दिक्कत जो कि मेमोरी से जुड़ी है, जो कि सोचने से जुड़ी है, जो कि आपके व्यवहार से जुड़ी है और ये आपके ब्रेन की कोशिकाओं के क्षय होने से होती है, उनके टूटने से होती है, उनके डीजनरेशन से होती है, तो इसको हम डिमेंशिया बोलते हैं। अब इसके कई प्रकार हैं, उसमें मुख्यतः अल्जाइमर्स इसका प्रकार है। तो हम ये समझें कि याददाश्त, सोचने और व्यवहार संबंधी समस्याएं इसमें पैदा होती हैं। जी। और मस्तिष्क जो है वो ठीक से कार्य नहीं करता, मस्तिष्क की कोशिकाओं के क्षय हो होने जाता है। जी, डीजनरेट होती हैं। डीजनरेट होती है। अब जानना चाहेंगे कि इसके पीछे खास कारण क्या है। देखिए, सबसे मुख्यतः कारण अल्जाइमर्स का एज है। पहले इसे सेनाइल डिमेंशिया भी बोलते थे, लेकिन फिर देखा गया कि ये वर्ड यूज करना इसके लिए गलत है। अगर सबसे मुख्यतः कारण को छोड़ें तो और कारण जैसे हार्ट की दिक्कत, जैसे सिर पे चोट लगना, जैसे कुछ जेनेटिक फॉर्म्स इसके मुख्यतः कारणों में देखे गए। डॉक्टर नितिन गर्ग, हम आम तौर पर देखते हैं कि उम्र के साथ साथ याददाश्त कम होती जाती है, भूलने की प्रवृत्ति ज्यादा देखी जाती है, तो क्या हर ऐसी स्थिति को हम अल्जाइमर कहें? नहीं, ऐसी स्थिति को हम अल्जाइमर्स नहीं कहेंगे। देखिए, जैसे जैसे हम उम्र दराज होते हैं, हमारे शरीर में न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोसेसेस, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो हमारे ब्रेन के सेल्स, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, उनकी फंक्शनिंग में या उनके कार्य में बाधा डालती हैं। अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर कारण पे जाएं तो इसमें मुख्यतः दो रीजंस देखे गए हैं। अगर सेल्स के बाहर, न्यूरॉन्स के बाहर कुछ चीज़ों का डिपोजिशन होता है जिसको हम एमाइलॉइड प्लेक्स कहते हैं, या न्यूरॉन्स के अंदर कुछ चीज़ों का डिपोजिशन होता है, जम जाते हैं, उसको हम न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स कहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उनकी कार्य प्रणाली में दिक्कत आने लगती है। वो एक से दूसरे तक अपने सिग्नल्स नहीं पहुंचा पाते और परेशानी उत्पन्न होती है। अब अल्जाइमर्स के लिए स्पेसिफिकली हम थोड़ी बहुत दिक्कत हर किसी के ब्रेन में एज के साथ होगी, लेकिन जब ये एक ऐसी प्रॉब्लम बन जाए कि मरीज को जो रोज के काम हैं उनको करने में दिक्कत आने लगे, व्यवहार में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या और परेशानी होने लगे, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा भूलने लगे, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे किससे बात करी, या कहाँ कौन मिला, क्या चीज़ कहाँ रखी, तो हम इसको ज़रूर एक डिमेंशिया की कैटेगरी में रखेंगे। फिर आपके डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट इसको गाइड करने में आपकी मदद करेंगे। तो यदि हाल की घटनाओं या बातचीत को याद रखने में कठिनाई हो रही है तो इसे एक लक्षण माना जा सकता है? बिल्कुल। अन्य लक्षण क्या है? देखिए, अन्य लक्षण जैसे आपने बोला याद रखने में दिक्कत, तो सबसे मुख्यतः अल्जाइमर्स में भूलना मुख्य लक्षण है। जैसे मैंने बोला, सोचना, सोच, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, चीज़ों को प्लान करना कि इसके बाद ये करना है, पूरे दिन का शेड्यूल बनाना है। जो पहले रोज के काम आप आराम से कर लेते थे, हमारे पास मरीज आते हैं कि जी पहले दुकान पे दिक्कत नहीं होती थी, अब दुकान पे एक साथ 4 कस्टमर आ जाते हैं और उनको मैनेज करने में, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। घर का रास्ता, घर के अंदर का रास्ता, कमरे को खोजने में दिक्कत, यानी सोचने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। सोचने की क्षमता में कमी, साथ साथ व्यवहार में बदलाव, चिड़चिड़ापन या अपने में ही रहना, जल्दी गुस्सा आना। क्या और अगर दिक्कत बहुत बढ़ती है तो उसमें मरीज में और सिम्टम्स आ सकते हैं, साइकेट्रिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं। क्या भाषा संबंधी कोई दिक्कत भी आती है? बिल्कुल, भाषा संबंधी दिक्कत भी हमें कॉमनली या ज़्यादा अल्जाइमर्स में मिल सकती है। जैसे लोगों को नाम याद रखने में सबसे पहले दिक्कत होती है, चीज़ों के नाम, लोगों के नाम, वो
उसका कैसे उसको यूज करना है ये बता पाते हैं, लेकिन चम्मच को चम्मच बोलना है वो भूल जाते हैं। या अगर सुरेश से मिले हैं तो सुरेश का नाम याद नहीं आएगा, बाकी बता देंगे कि ये फलाना उसका वो है, कहाँ रहता है, लेकिन किसका नाम। फिर धीरे धीरे वर्ड्स मिलना दिक्कत होता है, जिसको हम वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी कहते हैं, अटक अटक के बोलना, सही शब्द ना मिलना, सही शब्द ना मिलना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कम्युनिकेट करने में भी समस्याएं आती हैं। और याददाश्त की बात आपने कही, क्या इसमें उदासीनता, अवसाद, भटकाव, हाँ मैंने आपको उलझने, हाँ मैंने बताया कि जैसे मुख्यतः हमने देखा कि याददाश्त, सोच और व्यवहार, तो पेशेंट अपने में ही रह सकता है, उसमें एक अनड्यू एंग्जाइटी आ जाती है, वो रेस्टलेस हो सकता है। रेस्टलेस मतलब कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी कोई सामान उठाए, कभी कोई सामान इधर रख दिया, वो इरिटेबल, जल्दी गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, ये सब चीज़ें भी आराम से मिल सकती हैं। अपना केयर कम करना, जैसे अगर ना बोलो तो 4-4 दिन 5-5 दिन नहीं नहाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, कपड़ों को नहीं चेंज करेंगे, ये सब चीज़ें भी अल्जाइमर्स रोग में मिल सकती हैं। तो डॉक्टर नितिन गर्ग, इसकी क्या कुछ चरण हैं, फेजेस हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं? देखिए शुरुआती लक्षण। हाँ, शुरुआत देखिए मोटा मोटा हम इसको ऐसे मानेंगे कि माइल्ड और फ्रैंक डिमेंशिया, फ्रैंक अल्जाइमर्स डिजीज, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, जो हमारा जैसे कि हर एक क्लासिफिकेशन बनाते हैं तो वैसे ही हम लोगों का एक DSM क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर बोला जाता है डिमेंशिया के लिए। तो माइल्ड मतलब शुरुआती लक्षण, जिसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं इस बात पे एम्फेसिस करना चाहूँगा, 2023 अल्जाइमर्स डे का हमारी थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। मतलब हमें अपने रिस्क फैक्टर्स को जल्दी से जल्दी पहचानना है जो कि अल्जाइमर्स कॉज कर सकते हैं, और उनको रोकना है जिससे कि ये बीमारी की रोकथाम की जा सके, इसके शुरुआती लक्षणों में हम इसे पहचान सकें और इसका प्रोग्रेशन स्लो कर सकें। तो यही इम्पोर्टेंट है जो आपने बोला, शुरुआती लक्षण। तो शुरुआती लक्षण में जैसे मैंने बोला कि जो काम पहले आराम से कर लेते थे, जो चीज़ें आराम से याद रख सकते थे, मल्टीपल लोगों से एक साथ मैनेज कर पाते थे, दुकान का काम, मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं, उसमें दिक्कत आना। पता लगा गाड़ी चलाते थे, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, अब सडनली गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, धक्के लग लग के गाड़ी चल रही है, रास्ता कैसे जाना है, वो शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। लोगों के नाम याद रखने में शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। पेशेंट जनरली ऐसे आते हैं कि आजकल मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, उससे उनमें एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, एंग्शियस होने लगते हैं, और थोड़े थोड़े रेस्टलेसनेस या मन उदास कि भाई मैं सब पहले कर पाता था, मैं क्यों नहीं कर पाता। इन लक्षणों के साथ आते हैं, कई बार डायरेक्टली साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं इन लक्षणों के, भाई मुझे एंग्जाइटी हो रही है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ पहचानना शुरुआती लक्षण है। और उसके बाद अगर यही चीज़ डे टू डे एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब करने लगे, और फिर डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए मतलब रोज़मर्रा के कार्यों के लिए हमें अपने लोगों, केयर गिवर्स की ज़रूरत पड़ने लगे, मतलब जो हमारा ध्यान रखते हैं, तो उसको हम फ्रैंक डिमेंशिया कहते हैं, मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। यानी इसे हम गंभीर लक्षण कह सकते हैं। गंभीर लक्षण कैसे, मतलब जो चीज़ पहले शुरुआती थी, आप खुद से मैनेज कर सकते थे, आपको थोड़ा समय लग रहा था थोड़ा उसको करने में, जो कि पहले आप आराम से करते थे, तो वो शुरुआती लक्षण है। पर अब आप नहीं कर पाते, अब आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते, अब आपको कपड़ा, आप खुद से कपड़े नहीं पहन सकते, आपको खाना खाने में दिक्कत आती है, घर के रास्ते भूल गए, बाहर जाते हैं तो कोई साथ आपको लेके आए, तो वो फिर मेजर फॉर्म में आ गई, जिसको हम मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो डॉक्टर नितिन गर्ग, इसकी जांच कैसे होती है? क्या परीक्षण है जिससे ये स्थापित होता है कि हाँ ये अल्जाइमर्स है? देखिए, शुरुआती लक्षण पहचानना, अपने डॉक्टर से मिलना, उसके बाद कुछ हमारे पास टेस्ट होते हैं, क्वेश्चनेयर होते हैं, जिसको हम परफॉर्म करते हैं और हम बताते हैं कि हाँ पेशेंट को डेफिनेटली सोच, याददाश्त और व्यवहार में दिक्कत आ गई, और हम एक डायग्नोसिस ऑफ डिमेंशिया बनाते हैं। फिर उसके बाद हमें बताना है कि भाई ये अल्जाइमर्स हो सकता है या कुछ और डिमेंशिया के प्रकार हो सकते हैं। वो धीरे धीरे समय के साथ, जैसे जैसे पेशेंट की ये बीमारी आती है, वो फिर ब्रेन टेस्ट जैसे ब्रेन इमेजिंग, MRI या CT स्कैन, और कुछ स्पेशल टेस्ट जैसे PET स्कैन होते हैं, वो अवेलेबल हैं, जिससे हम अल्जाइमर्स की डायग्नोसिस बना सकते हैं। डॉक्टर नितिन गर्ग, जब हम इसके इलाज की बात करते हैं तो आमतौर पर कहा जाता है कि मैनेज करने के जो आधुनिक तरीके हैं वो लक्षणों में सुधार कर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं जो अभी हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं उसमें कोई भी स्थायी नहीं है। अस्थायी रूप से हम लक्षणों में बदलाव पैदा कर सकते हैं, सुधार पैदा कर सकते हैं। कुछ ओरल मेडिसिन अवेलेबल हैं जिससे हम इन लक्षणों में अस्थायी रूप से सुधार देख सकते हैं। अभी रिसेंटली
फूड ड्रग कॉरपोरेशन FDA ने, जो यूएस की एक संस्था है जो कि हमारी दवाइयों को बताती है कि इस बीमारी में इस दवाई का अच्छा असर देखा गया है, उसने एक एंटीबॉडी लॉन्च करी है अल्जाइमर्स के ट्रीटमेंट के लिए। तो उसका प्रभाव किस तरह से देखा जा रहा देखिए, है? मैंने आपको बताया था कि अल्जाइमर्स जो है वो मेनली एक ऐसा प्रोटीन जो सेल के बाहर इकट्ठा होता है या सेल के अंदर इकट्ठा होता है और फिर हमारे जो न्यूरॉन्स, जो ब्रेन सेल्स हैं, उसको काम करने से रोकता है। तो जो ये एंटीबॉडी है, ये उस प्रोटीन को बनने से शुरुआती स्टेजेस में रोक सकती है। ये एंटीबॉडी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, अभी महंगी है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में इसका खर्चा है और ये इंजेक्शन रूप में दी जाती है। और ये कहा गया है कि जो मैंने आपको बताया माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो अर्ली स्टेजेस थे, या बिल्कुल माइल्ड डिमेंशिया जो कि हम पहचानते हैं, उसमें इसका कारगर असर देखा गया है और ये उसको बढ़ने से रोकथाम कर सकती है कुछ हद तक। डॉक्टर नितिन गर्ग, आपने चर्चा की कि इस बार की जो थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये पहचानना कि जोखिम कारक कौन कौन से हैं, रिस्क फैक्टर कौन कौन से। देखिए, रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा अल्जाइमर्स में उम्र है। ये उम्र की बीमारी भी बोली जाती है। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रखते थे कि सठिया गया, 60 साल के ऊपर होती थी इसलिए सठिया गया बोल देते थे। लेकिन सिर्फ उम्र के साथ देखा गया है कि और कारण भी हैं इसके, जैसे हमारी खराब लाइफस्टाइल, सिगरेट शराब का सेवन, लगातार व्यायाम ना करना, मोटापा, हृदय घात की बीमारी, कोई पुरानी सिर पे चोट लगी हो। ये भी देखा गया इंटरेस्टिंग कि जेनेटिक है, कुछ जीन्स हैं जैसे ApoE4, ऐसे कुछ जीन्स भी देखे गए हैं जिसका अल्जाइमर्स के साथ ज़्यादा लिंक देखा गया है जी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि अल्जाइमर्स के साथ अगर किसी और को अदर फॉर्म्स ऑफ डिमेंशिया, जैसे मिक्स डिमेंशिया जिसे हम कहते हैं, कि भाई अमाइलॉइड भी डिपॉजिट है और साथ में साथ उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, जिस वजह से सेल्स को प्रॉपर खून नहीं पहुंच रहा, तो वो भी ऐड ऑन करके हमारे डिमेंशिया की बीमारी को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर नितिन गर्ग, चूंकि इसमें व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे याद रखने में कठिनाई होती है, तो उसका जो दिन प्रतिदिन का जीवन है वो प्रभावित होता है और वो बड़े स्तर पर प्रभावित होता है। तो ऐसे में परिवार की क्या भूमिका हो जाती है? कोई भी डे सेलिब्रेट इसलिए ही किया जाता है कि एक तो हम उसकी अवेयरनेस जगाएं और साथ में उस परिवार को सपोर्ट करें। तो परिवार की मुख्य भूमिका है और परिवार के साथ जो आसपास के लोग हैं उनकी भी मुख्य भूमिका है कि इस पहले तो शुरुआती लक्षण पहचानने में परिवार की भूमिका है, जिससे कि उसको सही टाइम पे हम आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट इनिशिएट कर सकें, जिससे एटलीस्ट स्थायी रूप से, और अगर अर्ली स्टेजेस हैं, माइल्ड स्टेज में है, तो उसका मेजर स्टेज में जाना रोक सकें, कम कर सकें, डिले कर सकें। और साथ में जब चिड़चिड़ापन आता है तो समझना पड़ेगा कि ये चिड़चिड़ापन उनका मूड नहीं है, ये बीमारी है और उस पर ज़्यादा रिएक्ट ना करें। समझें कि वो एक बीमारी से ग्रसित हैं, जिस वजह से अभी जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं अरे पापा चिड़चिड़े हो गए, हम बात नहीं करेंगे। कई लोग हमने देखे हैं कि भाई चिड़चिड़े हो गए, घर छोड़ के चले गए। अरे उस समय उनको सबसे ज़्यादा आपकी केयर की ज़रूरत है। साथ ही साथ आस पड़ोस के लोगों को, सोसाइटी के गार्ड को भी ये जानना है, पहचानना है कि भाई ये पेशेंट हैं जिनको प्रॉब्लम है। कई बार ऐसे पेशेंट क्या करते हैं, बाहर निकल गए घर से, अब घर का फ्लैट नंबर याद नहीं है, परेशान होने लगते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। तो उनको भी या हमारे नेबर्स को पता होना चाहिए, हमारे आसपास पड़ोसियों को पता होना चाहिए कि भाई ये पेशेंट हैं। कहीं भी दिखें तो उनके पास जाएं, अगर वो इधर उधर दिख रहे हैं कि भाई कहाँ पे हैं अंकल, आप कहाँ किधर हैं, कहीं खो तो नहीं गए हैं, अपने साथ घर ले आएँ। कहीं दुकान पे दिखे और उनको हड़बड़ी हो रही है कैलकुलेट करने में, उससे वो एंग्शियस हो रहे हो, तो उनकी उसमें हेल्प करें कैलकुलेशन में कि भाई अच्छा अंकल मैं लाइए, मैं जोड़ देता हूँ, क्या पैसे देने हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें सोसाइटी और परिवार की भूमिका में आते हैं। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से आज के इस खास दिवस पर? देखिए, मैं यही कहूँगा कि एक तो हमें अल्जाइमर्स डे, किसी भी डे को हम मनाते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाना चाहिए कि भाई अल्जाइमर्स क्यों बोला। तो एक हमारे बड़े प्रोमिनेंट जर्मन न्यूरोसाइकेट्रिस्ट थे अलोइस अल्जाइमर साहब, उनको याद रखते हुए डे मनाया जी। और उसमें बड़ी अच्छी भूमिका ये है कि जो उनके स्टूडेंट थे क्रेपलिन साहब, उन्होंने उनको डेडिकेट किया ये डे। तो इससे कहीं ना कहीं ये डे अपने आप में बड़ा खूबसूरत बन जाता है कि एक स्टूडेंट ने अपने टीचर के लिए डेडिकेट किया, तो वहाँ पे एक भावना आई प्यार की। और क्यों मनाया गया ये डे, कि एक जागरूकता पैदा करें लोगों को परिवार के अंदर कि भाई ये बीमारी है, इसको शुरुआत में पहचानें जिससे इसको डिले किया जा सके।
इसलिए डे मनाया जाता है कि भाई अपने रिस्क फैक्टर्स पहचानो और जिससे कि ये बीमारी ना डेवलप हो। आज की डेट में 5.5 करोड़ लोग वर्ल्ड वाइड इस बीमारी से ग्रसित हैं और जैसे जैसे हमारी एजिंग बढ़ेगी ये बीमारी होने के चांसेस और बढ़ेंगे, तो इसके रिस्क फैक्टर्स को पहचानना है। और साथ में ये भी बोला गया है कि डे का हमें डोनेशन करना चाहिए, जिससे कि जैसे हमने एक एंटीबॉडी पाई है ऐसी और दवाइयाँ निकलें जिससे कि इसकी रोकथाम और ट्रीटमेंट किया जा सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज डॉक्टर नितिन गर्ग आपने अल्जाइमर्स रोग के विषय में हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।